हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चे, आज पुष्पीय पौधों के लैंगिक जनन के तीसरे टॉपिक पे हम लोग हैं और इसमें मेन टॉपिक हमारा है पुष्प का नर जननांग यानी पुंकेसर पढ़ेंगे। उसके बाद से लघु बीजाणु जनन की संरचना पढ़ेंगे। लघु बीजाणु जनन कैसे होता है यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, परागकण के बारे में डिटेल जानेंगे। और फिर परागकण का जब विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, जिसे हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो ये मेन टॉपिक है हमारे और यहाँ से बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पुरुष का जो पुष्प का जो नर जननांग होता है वो कैसे। जैसा कि बच्चे देख रहे हैं कि ये पुष्प का क्या है, मेल पार्ट है। ये पुष्प का क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर का जैसा कि हमने बताया था दो भाग होते हैं। एक भाग होता है तंतु, एक भाग होता है तंतु और दूसरा भाग होता है पराग कोश। पराग कोश होता है जिसे हम एंथर कहते हैं। और एंथर में कल हमने बताया था कि दो पाली संरचना होती है यानी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें चार लघु बीजाणुधानियां होती हैं। तो एक लघु बीजाणुधानी, दूसरी लघु बीजाणुधानी, तीसरी और चौथी। ये चार लघु बीजाणुधानियां होती हैं। लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु यानी परागकण का निर्माण होता है और इसे पराग कोश कहते हैं। तो इस तरह की संरचना होती है। ये पुष्प का फीमेल पार्ट है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी फीमेल पार्ट है। ठीक, तो इस तरह की संरचना को आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पराग कोश की जो संरचना थी उसको अगर हम टीएस काट करते हैं यानी उसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो कुछ चार लघु बीजाणुधानियां, 1, 2, 3 और 4 लघु बीजाणुधानियां दिखती हैं। ये कई परत आवरण कोशिकाओं से घिरी होती हैं। यानी इसको जूम किया गया है तो यहाँ पे जो संरचनाएं देखेंगे, सबसे बाहरी की जो संरचना होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं और एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद से मिडिल लेयर होता है। उसके बाद से मिडिल लेयर होता है। ये मिडिल लेयर की सारी कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद से सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं टैपिटम की कोशिकाएं। जो टैपिटम की कोशिकाएं होती हैं वह विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विकसित हो रहे पराग कणों को यानी पराग कणों को परागकोश के अंदर पोषण देने का कार्य कौन करती हैं, तो टैपिटम की कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर होती हैं लघु बीजाणु मातृकोशिका। तो ये सारी कोशिकाएं हैं क्या, लघु बीजाणु मातृकोशिका। मदर सेल है, ये मदर सेल है और मदर सेल में होता है अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु यानी परागकण बनते हैं। तो इनकी भी संरचना को देखते हैं। फिगर में आप देखे हैं ये चार पालियां होती हैं, ठीक है, जिसमें लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं होती हैं। इस कोशिका को अगर हम बाहर बनाएं इस तरह की कोशिका, इसे हम कहेंगे लघु बीजाणु मातृकोशिका। क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मातृकोशिका। और लघु बीजाणु मातृकोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। लघु बीजाणु मातृकोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 2, और फिर 2 से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। छोटी छोटी कोशिकाएं बनेंगी, इन्हीं को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। और इसे हम परागकण भी कहते हैं, परागकण कहेंगे। और इन्हीं परागकणों को हम लोग कहते हैं नर युग्मक। इसी परागकणों को क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे। तो मेल गैमेट्स हैं, ये नर युग्मक हैं, परागकण होते हैं। ये जो मदर सेल होती है 2n होती है यानी डिप्लॉयड होती है। और सारे परागकण कैसे होते हैं, n होते हैं यानी हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। दूसरा ही वाला होता है जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो दो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और फिर होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु बनते हैं और फिर लघु बीजाणु को ही हम परागकण कहते हैं। तो आइए सबसे पहले परागकण की पूरी संरचना देखते हैं कि परागकण कैसा होता है, क्या होता है। सबसे पहले बताएंगे परागकण नर युग्मक होता है। यह एक अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक संरचना होती है। जब परागण हो जाता है तो परागकण बाहर आता है, माइक्रोस्कोपिक संरचना होती है।
यह दो पतले आवरणों से घिरा रहता है। बाहरी आवरण को एक्जाइन कहते हैं। बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? एक्जाइन कहते हैं, यानी बाह्य चोल कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बाह्य चोल, ठीक है। और आंतरिक आवरण को इंटाइन कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःचोल, ठीक है। बच्चे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बाह्य चोल होता है वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, और स्पोरोपोलेनिन एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो पर्यावरण में बहुत ही कठोर और सख्त होता है और परागकणों को सुरक्षा देता है धूप से, बारिश से, किसी रसायनों से या अन्य सारे संरचनाओं से सुरक्षा देने का कार्य करता है। तो ये बाहरी आवरण एक खुरदुरे आवरण का बना होता है जिसे एक्जाइन कहते हैं, और ये सुरक्षात्मक आवरण है। इसी के नीचे अंतः आवरण होता है जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और ये एक नरम पतली भित्ति होती है। स्पोरोपोलेनिन परागकणों को एक निश्चित आकार देने का कार्य करती है, और यहाँ से एक छिद्र होता है जिसे हम जर्मपोर कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। तो ये जनन छिद्र के द्वारा ही परागकणों का अंकुरण होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसका अंकुरण होता है, और जिसे नर युग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। तो देखिए ये पूरा परागकण है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये कोशिका है, साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। अब इनका युग्मकोद्भिद यानी इनका विकास पढ़ेंगे कि परागकणों का डेवलपमेंट का संरचना, पराग नलिका का निर्माण यानी नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो सबसे पहले इसी संरचना को हमने पढ़ा है। परागकण एक गोलाकार अंडाकार संरचना होता है, इसके चारों तरफ खुरदुरा आवरण होता है जिसे एक्जाइन कहते हैं, और ये अंदर वाली संरचना को इंटाइन कहते हैं। तो सबसे पहले जब ये परागण हो जाता है और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो वर्तिकाग्र पर एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है, और तरल चिपचिपा पदार्थ के कारण ये बाहरी आवरण गल जाता है, और बाहरी आवरण गलने के कारण जर्मपोर से एक नली का विकास होता है जिसे पराग नली कहते हैं, और एक लंबी सी पराग नलिका बन जाती है। और इस पराग नली के अंदर जो केंद्रक था, ये केंद्रक दो समान भागों में बढ़ जाता है। एक होता है काई केंद्रक और एक होता है नर केंद्रक। पुनः नर केंद्रक दो समान भागों में बढ़ जाता है। पुनः नर केंद्रक दो समान भागों में बढ़ जाता है जिसे मेल गैमेट्स कहते हैं या नर केंद्रक कहते हैं। और उसके बाद से जो एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है जिसे हम काई केंद्रक कहते हैं। तो कुल मिला जुला करके इस पराग नलिका के अंदर दो नर केंद्रक और एक काई केंद्रक होता है। जब निषेचन होता है तो काई केंद्रक सहायक कोशिका के साथ मिल करके निषेचित होता है, और दोनों नर केंद्रक एक अंड कोशिका के साथ और एक ध्रुव केंद्रक के साथ मिल करके उसको निषेचित कर देता है। तो जिससे दोहरा निषेचन होता है, दो बार निषेचन की क्रिया होती है। तो कहीं ना कहीं ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। एनसीईआरटी में भी ऐसा फिगर दिया है, तो आप सभी बच्चे इसको तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा।